चलो स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट क्लास में से मैं बताया था कि हम लोग अभी तक जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले ज्योमेट्रिकल रे ऑप्टिक्स पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ कि अब तक क्या हो चुका है और क्या क्या होगा और कब तक होगा ये भी बता दे। ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 1, ये चैप्टर नंबर 9 था शायद उसमें। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है रे ऑप्टिक्स, जो हम लोग कंप्लीटली स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद चैप्टर 1 पढ़े थे हम लोग कंप्लीट इलेक्ट्रिक चार्ज करके, जो भी चैप्टर है चैप्टर 1। और चैप्टर 2 में दो टॉपिक है, पहला तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है और दूसरा है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस वाला जो टॉपिक है ये एकदम आइसोलेटेड टॉपिक है, मतलब उसमें इन पार्ट का नीड है, लेकिन इनको अलग से एक चैप्टर देना चाहिए था कैपेसिटेंस। और बाकी चैप्टर 1 कंप्लीट हम लोग पढ़ चुके हैं, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट पढ़ चुके हैं। चैप्टर 2 का हाफ पोर्शन जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस, कंडक्टर के प्रॉपर्टीज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस को हम लोग इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर के बाद पढ़ेंगे। चैप्टर 3 है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। अभी जैसा माहौल चल रहा है उसके अकॉर्डिंग नवंबर तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अक्टूबर लास्ट या नवंबर 15 तक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा। क्यों ऐसा? क्योंकि रे ऑप्टिक्स से जो पार्ट रिमूव किया गया था वो तुम लोग को ऐसे भी इंपॉर्टेंस नहीं है। जो रिमूव किया गया वो तुम लोग को पता होगा, शायद मिरर फॉर्मूला वगैरह रिमूव किया गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पहले भी नहीं रखता। ठीक है, चैप्टर 1 में से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है, एक टॉपिक हटाया गया था जो तुम लोग को मैं नहीं पढ़ाया। ठीक है, मतलब टॉपिक जब पढ़ाने वाला था उससे 1-2 दिन पहले ही बता दिया गया था कि गॉस लॉ में जो टॉपिक रिमूव किया गया था वो टॉपिक में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका हुआ है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हो चुका हुआ है। हाँ, अगर मैं वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया होता तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो तुम्हें पढ़ा दिया होता और वो सिलेबस से रिमूव किया गया था, तो इसलिए वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़ाया था उस समय। चैप्टर 1 से कुछ नहीं हटाया गया है, चैप्टर 2 में से भी कुछ नहीं हटाया गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा बहुत एकदम माइन्यूट सा चीज को रिमूव किया गया, जिससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ध्यान में रखना है ये बात कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 2-3 चैप्टर में हम इनका यूज पढ़ने वाले होंगे। जैसे पहला 2 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपस में रिलेटेड था, ऐसे ही आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा चीज होगा। तुम लोग क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े थे, वहां पे भी क्लास 10th में उसमें सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। सीरीज में होता है तो कुछ ऐसे और पैरेलल में होता है तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये होता है सीरीज और ये होता है पैरेलल। इसी के जैसा है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस में भी सीरीज कैपेसिटेंस होते हैं और दूसरा होता है पैरेलल कैपेसिटेंस। तो इसलिए इस टॉपिक को मैं बाद में पढ़ा रहा हूं कि पहले तुम लोग को ये जो पुराना पढ़े हुए हो वो क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत चीज डिफरेंट है इससे। तो तुम लोगों को लगेगा जो पहले हम पढ़े हुए वो गलत पढ़े हुए हैं या भूल चुके हुए हैं, तो इसलिए पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद ये टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो हम लोग अभी जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें और नोट्स को जितने अच्छे से बनाओगे, नोट्स में मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जिससे तुम्हें बाद में बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो भी चैप्टर का नाम हो एनसीईआरटी में, हम लोग ये यूनिट पूरा पढ़ने वाले हैं, करंट से रिलेटेड जितना भी पार्ट। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स में इसमें बताता हूँ। जैसे हम लोग को पहले से पता है जो भी हम पढ़ते आए हैं या आने वाले दिनों में जो पढ़ने वाले हैं वो चार्ज से रिलेटेड पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट्स जो हम लोग पढ़े थे उसमें चार्ज इज एट रेस्ट होता था। चार्ज कहाँ पे होता था? रेस्ट में होता था। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें चार्ज मोशन में रहेगा। चार्ज कहाँ पे रहेगा? मोशन में रहेगा। मोशन में कैसे रहता है? देखो, जो हम नॉर्मल चार्ज का बात करते हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन के कारण से होता है, तो इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्लो होते हैं।
और इसके कारण से जो हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होते हैं तो उसके कारण से उस कंडक्टर में करंट प्रोड्यूस होता है और उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला पॉइंट तो हमें याद रखना है कि ये जो चैप्टर है इसका डेफिनेशन अगर देखेंगे तो क्या है, द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। चार्ज किसमें हो, मोशन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जो हम पहला चैप्टर पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें चार्ज रेस्ट पे था, तो रेस्ट पे जब चार्ज रहेंगे तो उससे रिलेटेड फेनोमेनन हम पढ़ के आए। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, चार्ज किसमें, मोशन में है। और ये ध्यान रखना है कैसा मोशन अगर कोई पूछे तो यहाँ पे और अच्छे से लिख दे रहा हूं, इन यूनिफॉर्म मोशन। अब तक तुम लोग को यूनिफॉर्म वर्ड कहने का मतलब समझ में आ चुका होगा। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, मैग्नीट्यूड का हम बेसिकली बात कर रहे होंगे। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब और भी समझ सकते हो, यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब यहां पे समझेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द स्टडी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, नॉर्मल वे में हम बोल देते हैं मोशन में, लेकिन एग्जैक्ट देखोगे तो भाई यूनिफॉर्म मोशन होता है वो। और यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी कहने का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो। ये ध्यान रखना है, एक्सीलरेशन कितना होगा, जीरो, क्योंकि एक्सीलरेशन का डेफिनेशन ही होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे पहले 2 मीटर पर सेकंड से था, बाद में 2 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि स्टडी ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। यूनिफॉर्म मोशन कहने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी होना या फिर एक्सीलरेशन जीरो होना, ये सब किसको बताता है, यूनिफॉर्म मोशन को बताता है। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा या अनएक्सीलरेटेड, जो हम बोलते हैं नॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, ये आने वाले दिनों में अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 में हम पढ़ेंगे, अभी 3rd चैप्टर पढ़े, 8th चैप्टर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे। शायद तुम लोग पहले भी जानते होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वहां पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन सभी लोग लिख लें कि ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। अब देखो हम लोग करंट के बारे में पढ़ रहे हैं। बेसिकली करंट और इलेक्ट्रिसिटी सबका मतलब सेम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है नाम में। अब हम लोग इसके आगे का पढ़ाई करते हैं। देखो जैसे मान लो एक कंडक्टर है ये, ठीक है, ये एक कंडक्टर है जिसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा आर। ये भी अभी मान ले रहे कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। इस कंडक्टर के अक्रॉस में हम क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं। इस कंडक्टर के अक्रॉस में क्या करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हम ऐसा, पहले से तुम लोगों को पता होगा कि बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। जैसे मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ये वाला जो बिग होता है, लंबा वाला जो होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल होता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बैटरी बोलते हैं, तो ये बैटरी कहला रहा है।
इसका पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये, पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये। तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेंगे, इसके पास जाएगा और इससे फ्लो होके करंट फिर से आके यहाँ पे एंटर कर जाएगा। ठीक है, इस वाले को हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल और इस वाले को बोलते हैं लो पोटेंशियल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं लो पोटेंशियल बोलते हैं। तो करंट को डिफाइन ही किया जाता है, करंट का डेफिनेशन लिख रहा हूं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, करंट का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस चार्ज का फ्लो होना। किसके रेट कहने का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में हम बात करते होंगे, उसी को क्या बोलते हैं? करंट। करंट का अगर हम डेफिनेशन से फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन, और नीचे में क्या लिख रहे होंगे? टाइम लिख रहे होंगे। नीचे में क्या लिख रहे होंगे? टाइम टेकन। जितने टाइम में जितना चार्ज फ्लो होगा वही क्या कहलाता है? करंट। तो जैसे हम इस कंडक्टर के अक्रॉस में बैटरी लगाए, बैटरी का काम क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस। इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस में जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कहां से कहां फ्लो होगा? हाई पोटेंशियल से लेके लो पोटेंशियल। याद रखना, जो भी पॉइंट मैं बोलूंगा इस क्लास में इसको कोशिश करना याद कर लेने का। ऐसे तो मैं लिखवाऊंगा, उसको याद रखना, पूरे फिजिक्स में तुम्हें काम आने वाला है आने वाले चैप्टर में। और दूसरा चीज ये ध्यान रखना, हम जो ये चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, देखो पहला 2 चैप्टर भी चार्ज के बारे में था, जहां पे चार्ज रेस्ट पे था। तीसरा चैप्टर आया जिसमें चार्ज किस में है? मोशन में। ठीक है, लेकिन हम पढ़ किसके बारे में? चार्ज के बारे में। और चार्ज कहने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कमी या बढ़ोतरी के कारण से ही चार्ज क्रिएट होता है। तो चार्ज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर करंट के बारे में बोला जाए तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के जाएगा करंट, सारे कंडक्टर से फ्लो होके फिर से नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये हुआ। अब करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा है तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ध्यान रखना है इस पॉइंट को। तो ये डेफिनेशन लिख लो, ये पॉइंट लिख लेना। इसके बाद एक पॉइंट लिखना, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से करंट जाएगा और लो पोटेंशियल की ओर आएगा। ठीक है, इसको लिखो। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ लिखो लिखो। कोई स्क्रीनशॉट भेज दो ग्रुप में जिनको क्लियरिटी आ रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, करंट का डेफिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कोई भेज दो ग्रुप में से। ऐसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ हूं, तो क्लास के बाद लेक्चर मिल जाएगा।
ठीक, चलो समझते हैं इससे आगे का पॉइंट। तो ये पॉइंट्स जो मैं लिखवा रहा हूं इसको एकदम अच्छे से याद रखना है। करंट का डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। करंट क्या हो गया? चार्ज फ्लोन थ्रू टाइम टेकन। चार्ज फ्लोन को किससे डिवाइड करेंगे? टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे। अब देखो करंट के लिए कुछ पॉइंट याद रखना है। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट कहां से कहां जाएगा? हाई पोटेंशियल से निकल के लो पोटेंशियल की ओर आएगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, करंट ऑलवेज फ्लो इन कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट होगा तभी करंट फ्लो होगा। कंप्लीट सर्किट कहने का मतलब कहीं पे वायर में ब्रेकेज होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। पहला पॉइंट था कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से करंट निकल के लो पोटेंशियल में आके एंटर करेगा और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। करंट हाई पोटेंशियल से निकल के लो पोटेंशियल में आएगा। दूसरा पॉइंट है करंट ऑलवेज फ्लो इन कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट कहने का मतलब करंट उसी सर्किट में फ्लो होगा जहां पे सर्किट कंप्लीट हो, मतलब वायर में कहीं पे ब्रेकेज ना हो। अगर वायर में ब्रेकेज होगा तो करंट फ्लो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद छोटा छोटा पॉइंट है जो सारा मैं डिस्कस कर रहा हूं। तीसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is opposite to the direction of flow of current, is opposite to the direction of flow of current। किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है हमारा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे देखो करंट यहां से यहां जा रहा है, मान लो ये टर्मिनल का नाम ए है और यहाँ पे बी है, तो करंट ए टू बी जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो हो रहे हैं? बी से ए की ओर आ रहे हैं। ये ध्यान रखना है कि करंट के फ्लो के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होते हैं। वही पॉइंट में लिखा हूं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर में चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो इन सभी पॉइंट्स को लिख ले सभी को। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। करंट का डेफिनेशन क्या था? चार्ज अपॉन टाइम। तो यहां से लिख सकते हैं I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। करंट का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज फ्लोन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम SI यूनिट का बात करें, SI यूनिट का, करंट के SI यूनिट का बात करें तो SI यूनिट क्या होगा? चार्ज का क्या होता है? कूलम, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। लेकिन इसी के जगह बोला जाता है एम्पियर। इसके जगह क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? एम्पियर बोला जाता है। कूलम पर सेकंड को ही क्या बोला जाता है? एम्पियर। अब अगर इसका कोई डायमेंशन पूछ ले, करंट का डायमेंशन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? करंट के बारे में। करंट का डेफिनेशन होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ऐसा यूनिट होगा कूलम पर सेकेंड, मतलब एम्पियर होगा। दूसरा इसका डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है? एम्पियर ही होता है। एम्पियर फंडामेंटल क्वांटिटी, याद करो क्लास 11 में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़े होगे, उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी, उसमें करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी और चार्ज यहां से डिराइव होता है। ये ध्यान रखना है कि डायमेंशन करंट का क्या होगा? एम्पियर होगा। तो पहला पॉइंट तो इसका यूनिट और दूसरा पॉइंट इसका डायमेंशन, इसको सभी लोग याद रखेंगे।
इसको नोट कर लें सभी कोई कॉपी में। अब देखो कुछ पॉइंट और है करंट के बारे में। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी होता है। ये ध्यान रखना है कि करंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन होता है कि करंट कैसा क्वांटिटी है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। तुमने सुना होगा करंट का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है, ऐसा कुछ मान लो। और यहाँ पे मान लो 2 एम्पियर गया, यहाँ पे 3 एम्पियर, यहाँ से निकलेगा कितना 5 एम्पियर। ऐसा सभी लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत पहले, नहीं पढ़ा है तो अभी जान लो। मान लो एक वायर है 2 एम्पियर करंट आया, दूसरा वायर से 3 एम्पियर, और दोनों को ऐड कर देंगे तो इसमें कितना पहुंचेगा 5 एम्पियर। तो क्या यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हम कर रहे हैं क्या? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। तो करंट में एकदम अच्छे से याद रखना, करंट कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, जिसके हम अलजेब्रिक एडिशन करते हैं। 2 + 3 कितना हो गया? 5 एम्पियर हो गया। ये ध्यान रखना है कि करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर यहाँ पे अगर हम इसका स्मॉलर यूनिट का बात करें, नॉर्मल जो हम SI यूनिट का बात करते हैं वो क्या होता है? एम्पियर। अगर स्मॉलर यूनिट का बात करें तो मिली एम्पियर होता है, MA। इसका मतलब कितना हो गया? 10⁻³ एम्पियर। स्मॉलर यूनिट क्या बोलते हैं? 1 मिली एम्पियर, जिसका मतलब कितना होता है? 10⁻³ एम्पियर होता है। ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से आना चाहिए सभी को, इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में। इस चैप्टर का अच्छा वेटेज होता है, तो सभी लोग अच्छे से समझे। ऐसा यूनिट होता है इसका एम्पियर, डायमेंशन होता है A, और ये ब्रैकेट यूज करते हैं। स्केलर क्वांटिटी होता है। स्मॉलर यूनिट इसका मिली एम्पियर लिख सकते हैं, 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। अब देखो करंट दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। दो तरीके का करंट पूछता है, मतलब सभी लोग इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। करंट दो तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। एक होता है इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट, और दूसरा होता है एवरेज करंट। दोनों का मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी। एक होता है इंस्टैन्टेनियस करंट और दूसरा होता है एवरेज करंट। दो तरीके से ये कहां पे काम आएगा? कभी डेफिनेशन इसका नहीं पूछा है, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है। तो इंस्टैन्टेनियस का मतलब क्या होता है और एवरेज का मतलब बता दो। इंस्टैन्टेनियस वर्ड का मतलब समझोगे तो ये होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट का वैल्यू बताना। करंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे करंट का जो वैल्यू होगा वही क्या कहलाता है? इंस्टैन्टेनियस करंट। और याद रखना, इंस्टैन्टेनियस या पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें तो करंट का फॉर्मूला होता है dQ/dt। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। किसी भी इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम का मतलब लिख सकते हो T = T0, मतलब T = 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, मतलब एग्जैक्ट कोई पॉइंट दिया गया होगा। जैसे करंट निकालना है हमें T = 5 सेकेंड पे, तो क्वेश्चन बोल रहा है इंस्टैन्टेनियस करंट निकाल के बताओ। और इंस्टैन्टेनियस करंट के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं I = dQ/dt। यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो I इंस्टैन्टेनियस की जगह T, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टैन्टेनियस करंट का मतलब। दूसरा होता है एवरेज करंट। एवरेज करंट का मतलब होता है फॉर गिवन टाइम इंटरवल। करंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल, किसी गिवन टाइम इंटरवल पे अगर करंट हमें निकालना होगा तो हम ये वाला वैल्यू निकालते हैं, एवरेज करंट। इसका मतलब क्या होता है समझो। आई एवरेज कहने का मतलब क्या होता है समझो। जब भी हमें ये निकालना होगा करंट फॉर एनी गिवन टाइम इंटरवल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो क्वेश्चन से मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लो करंट गिवन होगा कुछ न कुछ, मतलब चार्ज गिवन होगा,
टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम का फंक्शन होगा चार्ज, और वहां पे एवरेज करंट निकालना है। कब यूज कर रहे हो वो अभी के लिए समझो। एवरेज करंट वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब कोई गिवन टाइम इंटरवल दिया गया होगा, जैसे मान लो T1 टू T2, 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक, 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड, ये सब क्या कहलाता है, करंट फॉर गिवन टाइम इंटरवल। और इसमें फॉर्मूला लगेगा Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ये ध्यान रखना है। इन सभी का मतलब क्वेश्चन से एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी के लिए तुम्हें बस 2 वर्ड याद रखना है, जहां पे क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस बोलेगा या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम का वहां पे जिक्र करेगा t इक्वल्स टू 2 सेकेंड 3 सेकेंड, वहां पे हम डिफरेंशिएट करेंगे चार्ज को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। गिवन चार्ज इज वेरिएबल, गिवन चार्ज इज वेरिएबल, तभी ये सब यूज होता है और क्वेश्चन में चार्ज वेरिएबल ही दिया रहता है। अगर करंट किसी टाइम इंटरवल बोला कि करंट निकालो उस वायर से जब टाइम दिया गया 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक, 2 सेकेंड से लेके 5 सेकेंड तक, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। तो इसको कॉपी में नोट कर लें सभी को। तो हम लोगों ने अभी तक तीन फॉर्मूला हमने पढ़ लिया। चार्ज का सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू चार्ज फ्लोन, जो मैं कॉपी में लिखवा चुका हूं पहले भी, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, जैसे चार्ज के बारे में दिया गया होगा इतना चार्ज फ्लो हो रहा है तो हम सीधा ये लगाते हैं। दूसरा ये फॉर्मूला याद रखना, जब चार्ज वेरिएबल होंगे उस समय I का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। एवरेज के समय ये होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। क्वेश्चन में कराऊंगा उससे समझ में आएगा। ये वाला तुम्हें बेसिक सा याद रखना है। चार्ज Q को हम Ne के इक्वल लिख सकते हैं। जो चार्ज Q दिया गया है यहाँ पे उसको Ne के भी इक्वल लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज के बारे में बताने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। अभी हम लोग क्वेश्चन करते हैं जिससे ये दोनों पार्ट क्लियर होगा हमारा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, इफ चार्ज इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। चार्ज गिवन है क्या, 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जहां पे t क्या दिया गया है, टाइम। t क्या दिया गया है, टाइम। फाइंड करंट एट t इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट है ये, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, सेकेंड पार्ट है t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ चार्ज इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, जहां पे t क्या है, टाइम है, हमें करंट फाइंड करना है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे और दूसरा t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे। और थर्ड पार्ट बोल रहा है फाइंड करंट फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक में हमें जो करंट, या फिर ऐसा लिख लो 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक लिख लो। पहला पार्ट क्या है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे करंट बताना है, दूसरे पार्ट में t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, और तीसरे पार्ट में t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। देखो इंटरवल 2 आ गया, t1 t2, एवरेज किसी एक टाइम पे, ये दोनों क्या है, इंस्टेंटेनियस हो गया। ये इंस्टेंटेनियस, ये इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब dq बाई dt लिख रहे होंगे। फाइंड करंट फॉर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, कहने का मतलब क्या हो गया, ये इसका एवरेज करंट निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है करंट का।
और इन दोनों का मतलब क्या है, पर्टिकुलर किसी टाइम पे। क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करें सभी कोई। देखो यहाँ पे पहले पार्ट में क्वेश्चन में बोला गया है t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे करंट बताने के लिए चार्ज गिवन है। तो पहले पार्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखेंगे, I निकालना है कितना, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो पहले तो डिफरेंशिएट कर दो dq बाई dt, मतलब dy बाई dt ऑफ q के जगह क्या लिखोगे, ये वाला पूरा 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 ये लिख रहे हैं, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6t, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये तो करंट का आ गया इक्वेशन। अब t इक्वल्स टू क्वेश्चन में पूछा गया 1 सेकेंड, तो यहाँ पे 1 पुट करते 6 इंटू 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 8 एम्पियर। पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, 8 एम्पियर आ जाएगा। जब हम इसको डिफरेंशिएट करके t का वैल्यू अंत में पुट करना है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। अब देखो सेकेंड पार्ट में बोला गया है, सेकेंड पार्ट में बोला जा रहा है हमें t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे बताना है। तो बताओ डिफरेंशिएट करोगे सेम आएगा यहाँ तक, तो t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे कितना आएगा, 6 इंटू 3 प्लस 2 18 प्लस 2 20 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 6 इंटू 3, जब टाइम को 3 पुट करोगे तो 6 इंटू 3 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। ये करंट आ गया टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे, ये करंट था 1 सेकेंड पे। अब थर्ड पार्ट में बोल रहा है करंट निकालना है टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से लेके टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। मतलब हमें कौन सा बात करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे एवरेज करंट निकाल के बताना है 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का। तो ये कैसे निकलेगा, एवरेज का फॉर्मूला होता है Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T2। तो देखो Q2 कहने का मतलब चार्ज क्या है, Q कितना दिया गया है, ये इसमें वैल्यू पुट कर दो 2 और बाद में 3 है, तो Q2 माइनस Q1 मतलब ये T2 हो गया और ये क्या हो गया T1। जहां से लेके जहां तक जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1। तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 नीचे करो, 3 माइनस 2 ऊपर Q2 माइनस Q1 कहने का मतलब पहले 2 मतलब 3 सेकेंड को इसमें पुट कर दो, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1। ये क्या हुआ, जब टाइम 3 सेकेंड था उस समय चार्ज कितना होगा Q2, और Q2 का वैल्यू कितना आएगा, इस समय t को 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस ब्रैकेट ले लेते हैं यहाँ पे Q1 मतलब t के जगह कितना पुट करना है, 2 सेकेंड। ध्यान रखना है टाइम इंटरवल 3 से लेके 2 सेकेंड तक है, तो 3 पुट किए फिर 2 पुट करेंगे, तो 3 इंटू टी के जगह 2 स्क्वायर कर लो, 2 इंटू 2 प्लस 1 ये होगा। इनको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखो नीचे 3 माइनस 2 1 हो गया, नीचे तो 1 हो गया, ऊपर कितना होगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3 27 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 प्लस 4 प्लस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, 27 प्लस 6 33 माइनस 16 कितना हो जाएगा, सेवनटीन, और साथ में क्या आएगा एम्पियर आएगा। चार्ज करंट का यूनिट क्या होता है एम्पियर, तो 17 एम्पियर आ जाएगा ये। तो देखो एवरेज वैल्यू और
जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वो अलग अलग आएगा। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बता दिया हूं, करंट कैसे हम निकालते हैं। चार्ज और टाइम गिवन होगा तो दो तरीके से निकलता है। अगर चार्ज वेरिएबल होगा उसके लिए दोनों ऐसे, एक तो डिफरेंशिएशन और दूसरा एवरेज पूछ दिया तो ऐसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट देखो, इफ चार्ज इज गिवन, अगर चार्ज गिवन होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ चार्ज इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज किसमें गिवन है? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब चार्ज टाइम पे डिपेंड कर रहा है और हमें करंट निकालना हो, देन आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई डी टी। अगर चार्ज गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और हमें करंट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो यहां पे एक थोड़ा चेंज कर रहा हूं, इफ करंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, करंट दिया गया है इस बार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब करंट किसका फंक्शन है? टाइम का, और हमें चार्ज निकालना है। वी हैव टू फाइंड चार्ज। पहले तो ये बता दूं, इससे पहले जो मैं बोल रहा था कि अगर चार्ज फंक्शन होगा टाइम का तो करंट डिफरेंशिएशन से निकल सकता है, जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। अगर बोला है इफ करंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी हैव टू फाइंड चार्ज, ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई डी टी। चाहो तो इंटीग्रेट कर देंगे, डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू और आई डी टी का इंटीग्रेशन, लिमिट पुट करो T1 से लेके T2 और यहां पे Q1 से लेके Q2, ये यूज कर सकते। ठीक है, अभी बता रहा हूं, एक मिनट वेट करें सभी को। तो देखो यहां पे dq का इंटीग्रेशन होगा इधर और इधर आई dt का इंटीग्रेशन होगा। यहां पे लिमिट होगा T1 से लेके T2 तक और यहां पे लिमिट होगा Q1 से लेके Q2 तक। तो dq का इंटीग्रेशन करेंगे, जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x होता है वैसे dq का इंटीग्रेशन क्या होगा? q होगा, और लिमिट पुट करेंगे Q1 से लेके Q2 तक, और यहां पे आई dt का इंटीग्रेशन होगा T1 से लेके T2 तक। इसको फंक्शन दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो एक प्रोसेस में बताया हूं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे समझ में आ जाएगा कैसे हम इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये सभी लोग नोट कर लें। अब देखो क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड, यही टॉपिक है। इफ करंट इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी हैव टू फाइंड चार्ज। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो एग्जाम वगैरह में पूछता है। इफ I इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ये क्वेश्चन दिया गया है। करंट दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 यूनिट एम्पियर।
is flowing through a conductor, is flowing through a conductor. If I equals to this ampere is flowing through a conductor, then find charge flown in t equals to 1 second to t equals to 2 सेकेंड. कहां से कहां तक में? 1 सेकेंड से लेके, या तुम इसको कोई भी टाइम इंटरवल मान लो. फाइंड चार्ज फ्लोन इन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू लेके t इक्वल्स टू 2 सेकेंड तक. कैसे करना है क्वेश्चन देखो. सबसे पहले करंट हमने देखा टाइम का फंक्शन है, तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लिखना है I इक्वल्स टू dq बाई dt. ठीक है. अगर चार्ज गिवन होता है तो करंट निकलता है, अगर करंट गिवन है तो चार्ज निकलेगा. तो dq क्या हो जाएगा, यहां से I dt हो गया. इंटीग्रेट कर दो. इधर dq का होगा तो लिमिट q का लगेगा, और इधर t है तो t का लिमिट लगेगा. t का लिमिट दिया गया है 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, और dq का लिमिट होगा 0 से मान लो q. मतलब पहले जिस समय 1 सेकेंड हुआ उससे पहले तक कोई चार्ज फ्लो नहीं हुआ, ऐसा मैं मानता हूं, या फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं. और उसके बाद 2 सेकेंड तक पहुंचते पहुंचते टोटल चार्ज कितना फ्लो हो गया, q, जो हमें निकालना है. तो बताओ dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q, और लिमिट पुट करोगे q और 0 तो क्या हो जाएगा, q माइनस 0. जिस तरह से dx का इंटीग्रेशन x होता है, उसी तरह से dq का इंटीग्रेशन q होगा. I dt का इंटीग्रेशन करना है कहां से कहां तक. I का वैल्यू दिया गया है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, कहां से कहां तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक. बस इंटीग्रेट करना है हमें. तो इंटीग्रेट करेंगे, देखो q माइनस 0, q आ गया, और इधर इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन dt के साथ. 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3 कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाई 3, 2 प्लस 1 और नीचे 2 प्लस 1 से 3t क्यूब बाई 3 प्लस 2t का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा. 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा. लिमिट पुट कर दो 1 से लेके 2 सेकेंड तक, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक लिमिट पुट कर दो. तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया हमारे पास t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस t. लिमिट पुट करेंगे 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या होगा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1. तो 2